गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और होपफुली आप अभी देख पा रहे होंगे हेल्थ पहले से बेटर है। वो सभी चैप्टर के सगारे का साथ में करेंगे हम एमसीक्यू। हर चैप्टर के साथ थोड़े थोड़े एमसीक्यूज हम करते हुए चलते हैं ताकि एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बाकी हार्डकोर प्रैक्टिस जो है वो यूट्यूब पे भी होती है और आपको प्रीवियस ईयर वगैरह और मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल ही जाते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। होपफुली अब तक मिल भी गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है समझते हैं। हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस की, यानी इंटेलिजेंस एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम पता है भाई मल्टी डायमेंशनल है, मल्टीपल आयामों में हो सकता है। इंटेलिजेंस को एक सिंगल एबिलिटी नहीं कही जाती। हालांकि एक समय था जब इंटेलिजेंस को एक सिंगल एबिलिटी कहते थे। ठीक है, नीतीश, हिमांशु, सभी को गुड इवनिंग है भाई। कोई भी बात नहीं करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तबियत थोड़ी बेटर है, पहले से काफी बेटर है अगर मैं कहूं तो, बट थोड़ा समय तो लगेगा ही। देखिएगा, तो ये आईक्यू टेबल है। तो टर्मन ने एक आईक्यू टेबल दी। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जो आईक्यू टेबल देते हैं। तो एक आईक्यू टेबल है। आईक्यू के फॉर्मूले के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, आपको याद होगा। और इंटेलिजेंस इंटेलिजियर से, इंटेलिजेंशिया से आया है ना। हाँ, ये सब। हाँ देखो, कोई पूछ रहा 2 days क्लास क्यों ऑफ थी। तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी मेरी। फ्राइडे हम लोग मिले ही थे, आपको पता भी होगा ये तो है ना। तो आईक्यू टेबल की अगर हम बात करें तो कल भी मैंने बड़ी मुश्किल से शाम में, मुझे थोड़ा ठीक लगा। हाँ, अभी भी ऑफ कोर्स पता लग रहा होगा आप लोगों को, बट अब ऐसा हो गया है कि हाँ मैं क्लास ले सकती हूँ, ठीक नहीं रही हूँ, बार बार स्नीजिंग नहीं है। देखिएगा, आईक्यू टेबल की अगर हम बात करें तो आईक्यू टेबल में बहुत सारे लोगों का आईक्यू टेस्ट किया गया। आईक्यू टेबल बनाने के लिए भाई कोई भी टेबल बनेगी, मतलब मैट्रिक्स है वो एक तरह की, या वो एक तरह का नंबर्स हैं, स्टैट्स हैं। अगर मैं कहूँ स्टैटिस्टिक्स है, भाई टेबल में क्या है, स्टैट्स हैं, नंबर्स हैं। अगर मैं कहूँ तो नंबर्स हैं कि इतने लोगों का आईक्यू टेस्ट किया गया और देखा गया कि किसका आईक्यू कितना है। तो आईक्यू का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है। माँ से याद रखना है, माँ का, MACA, मैका बोल देते हैं कई बार हमें हिंदी में या इंग्लिश में। MA मतलब मेंटल एज जो है वो ऊपर आएगी, बटा होगी क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु जितने साल के आप हैं 100 से कर देंगे गुणा। ठीक है ना। तो ये आईक्यू का फॉर्मूला है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का आईक्यू टेस्ट किया गया। उनकी मेंटल एज जितना भी, जिस लेवल पे उनका दिमाग काम करता है उसको निकाला गया, उसको ऊपर रखा गया, जितने साल के वो है नीचे रखा गया, 100 से गुणा की गई। और बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे, यानी बहुत सारे लोगों पे आईक्यू टेस्ट किया गया। अलग अलग स्कोर निकल के आ गए। मान लीजिए किसी का 70 आया, मान लीजिए किसी का 110 आया, मान लीजिए किसी का 140 भी आया और किसी का 25 भी आया। तो ये क्या हुआ, ऐसे ही अलग अलग स्कोर, मान लीजिए 1,00,000 लोगों का टेस्ट किया गया, 2,00,000 लोगों का टेस्ट किया गया, और उसके बाद एक टेबल बनाई गई, या बहुत सारे कई लाखों लोगों का टेस्ट करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक टेबल तैयार हुई जिसके आधार पर ये समझा जा सके कि किसी का आईक्यू यदि इतने से इतने के बीच में है तो उसका दिमाग, उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको इंटेलिजेंट कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो ये आईक्यू टेबल हमें बताती है। अलग अलग आईक्यू टेबल हो सकती हैं। आप कुछ आईक्यू टेबल पढ़ेंगे जो, ये जनरली वो वाली आईक्यू टेबल है जो जिसको हम एक तरह से स्टैंडर्ड आईक्यू टेबल कह देते हैं, क्योंकि ये टर्मन ने दी हुई है। अदरवाइज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा और 10-10 तक स्कोर ये कम हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, आईक्यू स्कोर की, तो एक तरफ है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, यानी कि किसका क्लासिफिकेशन, किसको बांटा है, बांटा है आपके टाइप्स को, प्रकार, आईक्यू के जो प्रकार हैं आईक्यू के बेस पे उसको बांट दिया है। ठीक, तो विभेदीकरण किसके आधार पे, प्रकार के आधार पे। और एक तरफ लिखा है आईक्यू का स्कोर। ठीक, तो फर्स्ट से अगर हम शुरू करें तो हम ये देखते हैं, अगर 0 to 24 से शुरू करते हैं, मान लीजिए 10th नंबर से, यहां से चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर। इडियट मतलब मूर्ख मान लीजिए, है ना। एक व्यक्ति को मूर्ख की कैटेगरी में डाला जाएगा यदि उसका जो आईक्यू का स्कोर है वो 0 से लेकर के और 24 के बीच में है। 0 to 24 वाला जो व्यक्ति है वो किसमें कहलाएगा, इडियट की कैटेगरी में, यानी मूर्ख है, वो अपना भी ध्यान खुद नहीं रख पाएगा और एक अटेंडेंट चाहिए होगा जो उसका ध्यान रख पाए। वो कुछ भी हरकतें करेगा, कभी भी दिमाग उसका इस हालत में नहीं है कि उसको पढ़ाया जा सके या वो अपना भी ख्याल ठीक से रख सके। मैम बच्चे को इडियट कैसे बोल सकते हैं, बात एकदम सही है हरदीप, हम बच्चे को इडियट नहीं बोलते, लेकिन ये इन्होंने एज अ नॉर्मल पॉपुलेशन भी एक आईक्यू अगर निकाल दिया। आईक्यू तो अपने आप में ही विभेदीकरण का एक तरीका है ना। बहुत सारे लोग आज के मॉडर्न समय में आईक्यू को उतना नहीं महत्व देते, लेकिन इन्होंने तो अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए ही निकाला ना आईक्यू टेबल। तो ये तो अपने आप में ही थोड़ा सा झोल वाली चीज है। ठीक ना। तो इडियट हम एक तरह से बच्चों को नहीं, हम यहाँ पे व्यक्तियों की श्रेणियों को बांट दिया हमने। मतलब मूर्ख किससे है, वो दिमाग के लेवल पे उसका जो आईक्यू है वो उतना नहीं है कि वो कोई भी काम कर पाए, एक टर्म दे दिया।
है ना। और इडियट लोग कहने भी लग गए, जो कि इतना लूजली जिस टर्म को यूज नहीं किया जाना चाहिए। ऐप में डलवा देंगे बिल्कुल, ठीक है मोहित, और पीएनजी भी जल्दी दे देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। अब आपका सिलेबस खत्म होने पे ही है, ये मान लो अगले 10 दिन में, और तभी की तभी सारी पीएनजी एक साथ मिल जाएगी, ठीक है ना। अब ये बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, इनके साथ समस्या है। इम्बेसाइल दूसरा लेवल है। इम्बेसाइल होता है 25 से 49 के बीच का आईक्यू, ठीक। फिर मोरॉन जिसको कह दिया जाता है, या फीबल माइंडेड, वो है 50 से 69, 50 to 69, ठीक। फिर आता है डल और बॉर्डर लाइन, जो कि 70 से 79 के बीच में है ना। ये बॉर्डर लाइन पे है, इनको पढ़ाया जा सकता है थोड़ा सा, इनका ध्यान रख करके, इनके साथ थोड़ी सी मेहनत करके। किसको? डल और बॉर्डर लाइन वाले व्यक्ति को। बिलो एवरेज क्या है? 80 से 89। नॉर्मल और एवरेज यानी औसत किसको कहेंगे हम? 90 से लेके 109 तक, या 90 से लेके 110 तक वाले आईक्यू को। अब एवरेज 110 से 119, सुपीरियर 120 से 129, वेरी सुपीरियर 130 से 139, और गिफ्टेड जिसको हम कह रहे हैं, या जीनियस जिसको हम कह रहे हैं, उसका आईक्यू 140 के पार होगा, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उनका आईक्यू बहुत ज्यादा था, है ना, 160 तक भी बताते हैं कई लोग। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके काम के हैं 2-3 ही लेवल, है ना। इन सबको साइड करके आपको ये पता होना चाहिए, इडियट जो है वो 0 to 24 आईक्यू वाला व्यक्ति होगा, जिसमें मोरॉन अगर पता हो तो 50 से 69 है, ठीक। अगर हम बात करते हैं किसकी? बॉर्डर लाइन की। इडियट के बाद अगर आपको बॉर्डर लाइन पता है 70 to 79, बॉर्डर लाइन पे जो व्यक्ति है कि हाँ उसको आप स्कूल भेज सकते हो, थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी, 70 to 79, 70। एवरेज की अगर हम बात करें, औसत आईक्यू की अगर हम बात करें, तो ये होगा 90 से 109। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पूछा जाता है कि औसत आईक्यू, और हम में से ज्यादातर लोगों का जो आईक्यू है वो औसत ही है, एवरेज ही है, ठीक है ना। तो 90, क्योंकि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में एवरेज आईक्यू ही रखती है, उस पे हम आएंगे अभी। आईक्यू को इंक्रीज करना संभव ना के बराबर है, बहुत कम, 2-4-5 पॉइंट का अंतर आ पाता है बहुत लंबे समय के दौरान, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से एकदम दुनिया के अलग चेंजेस आ जाएंगे। आईक्यू बहुत जल्दी से चेंज नहीं होता, डेकेड्स लग जाते हैं, यानी जो सदियां ही बोलते हैं ना उसको, तो 10-10 साल के अंतराल पे जाकर के आपका थोड़ा फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का आईक्यू पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, तो बच्चे के आईक्यू पे प्रभाव पड़ेगा, या आगे आने वाली जनरेशन के आईक्यू पे प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज है यहाँ पे ध्यान रखने वाली। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपका, एक तो रावण का मैट्रिक्स टेस्ट, क्योंकि और कोई टेस्ट आपका आता नहीं, रेवंस मैट्रिक्स टेस्ट, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं याद रखना। ये एक टेस्ट है बुद्धि को जांचने का, जो कि कल्चर फ्री है, क्योंकि इंटेलिजेंस के जितने भी टेस्ट हैं, ज्यादातर टेस्ट जो हैं वो बायसनेस से भरे हुए हैं। कल्चर फ्री टेस्ट है ये, यानी संस्कृति तटस्थ है। संस्कृति, किस संस्कृति से हैं आप? भारत के व्यक्ति हैं, आप अमेरिका के व्यक्ति हैं। इस टेस्ट को करते समय ना तो आपको इस बात से कोई लाभ मिलेगा, और ना ही आपको कोई नुकसान होगा। जबकि बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ जो प्रॉब्लम है, जो एक क्रिटिक है इंटेलिजेंस टेस्ट का, वो क्या है ना कामिनी? देखिए पढ़िए, इंटेलिजेंस का जो क्रिटिक है वो ये है कि एक तो ये सिर्फ मेन स्ट्रीम कल्चर को ही दर्शाते हैं, यानी मुख्य धारा में, मैं लिख देती हूं यहां पे, दे रिप्रेजेंट मेन स्ट्रीम कल्चर ओनली। मेन स्ट्रीम कल्चर क्या होता है कि मान लीजिए वेस्टर्न कल्चर आजकल चल रहा है, तो किसी एक कल्चर की तरफ बायस होते हैं, यानी कि ये कल्चर बायस्ड होते हैं टेस्ट। बहुत ज्यादातर टेस्ट कल्चर बायस है, यानी संस्कृति पक्षपात इनमें देखा जाता है। संस्कृति पक्षपात बोले तो कि अगर हम देख रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लैंग्वेज तो आप ट्रांसलेट भी करा देंगे भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में टेस्ट हो रहा है तो इंग्लिश वालों को ज्यादा समझ आ रहा होगा, हिंदी वालों को नहीं आ रहा होगा। टेस्ट की तो लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हैं, या इंडिया में मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में टेस्ट हो रहा है, तो जिसको हिंदी आती है उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई साउथ इंडिया का बंदा है उसको समझने में दिक्कत हो रही होगी। ये सब नहीं होता इसमें प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम होता है ये
भाई लैंग्वेज तो आप चेंज कर दोगे, साउथ इंडियन व्यक्ति के लिए इंग्लिश में टेस्ट ले लो और जो नॉर्थ इंडिया का या दिल्ली का बंदा है उसके लिए हिंदी में ले लो, है ना। तो लैंग्वेज की वजह से नहीं, कल्चर बायस इनमें सांस्कृतिक रूप से होता है। उसका रीजन क्या है, एक व्यक्ति जो अमेरिका में पैदा हुआ है, अब उसको वहां के कल्चर के बारे में पता है, वहां की चीजों की नॉलेज है और उसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो व्यक्ति ब्लैक है या फिर एशियन है, मतलब एशिया से गया है या फिर कोई साउथ अफ्रीका से गया है, अब उसके कल्चर से तो वहां रिलेटेड क्वेश्चंस ही नहीं है। तो उस केस में ये कहा जाता है कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ, जो पश्चिमी आपकी सभ्यता है उसकी तरफ ज्यादा झुके हुए हैं ये टेस्ट। वो लोग, जैसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि निग्रोज को, होते हैं निग्रोज देखे होंगे आपने, तो बिल्कुल ब्लैक और हाइट ज्यादा होती है, बाल ऐसे ऐसे होते हैं, देखा होगा आपने मैच वगैरह में भी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो निग्रोज और व्हाइट्स की जब हम बात करते हैं, यानी व्हाइट्स बोले तो अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, तो एक ऐसी बायस्ड रिपोर्ट्स भी छपी है कि जहां पे टेस्ट ही ऐसे बने थे कि जो गोरे लोग हैं, गोरे मतलब जो व्हाइट्स हैं या जो वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करते हैं जो लोग, उन लोगों का स्कोर बाय डिफॉल्ट ज्यादा आता था। उसका रीजन ये था कि जो क्वेश्चंस हैं टेस्ट में या जो आईक्यू टेस्ट लिए जा रहे हैं वो प्रॉब्लम है, वो बायस्ड हैं। तो ये इनका क्रिटिक या आलोचना है, किसकी, आईक्यू टेस्ट की। ये आलोचना है क्या कि एक तो ये मेन स्ट्रीम कल्चर, जो मुख्य धारा में चीजें चल रही हैं कि नहीं भाई अमेरिकन जो होते हैं वो ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये वही बात प्रूव करते हैं। तो एक तो ये मुख्य धारा की ही चीजों को मानते हैं जो चल रहा हो उस समय, और दूसरा यहाँ पे संस्कृति बायस या कल्चर बायस पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। मुख्य धारा लिखा है मेन स्ट्रीम को, ठीक है ना। तो ये दो क्रिटिक्स हैं आईक्यू टेस्ट के साथ, ये दो प्रॉब्लम्स हैं कि जिस कल्चर के द्वारा बनाए जा रहे हैं उस तरफ झुके हुए हैं, ठीक। और दूसरा, ये जो मुख्य धारा में चीजें चल रही हैं उन्हीं पे फोकस्ड है। जरूरी नहीं है हर बच्चे को आप आईक्यू के आधार पे ही इंटेलिजेंट घोषित कर पाओ, ठीक है ना बात। रावंस मैट्रिक्स टेस्ट जो था, ये रावंस मैट्रिक्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कल्चर फ्री है, यानी जिसपे संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बाकी टेस्ट हैं उनपे काफी प्रभाव पड़ता है, कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जिनपे संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता, ये कल्चर फ्री होते हैं। यानी अगर एक इंडियन व्यक्ति दे, चाहे अफ्रीकन व्यक्ति दे, चाहे कोई और यूरोपियन व्यक्ति दे, सबके लिए सेम बात है। कल्चर की वजह से किसी को ज्यादा या किसी को कम आकलन नहीं मिलेगा, कम नंबर नहीं मिलेंगे, ये रेवेंस मैट्रिक्स टेस्ट कहता है। अब हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है फ्लीन नाम के, है ना। फ्लीन इफेक्ट नाम की एक चीज है जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि क्या आईक्यू को बढ़ाया जा सकता है नॉल। देखिए आईक्यू पे एक दिन में प्रभाव नहीं पड़ता, दशकों में और पीढ़ियों में जाकर के अंतर आता है ना। फ्लीन इफेक्ट या फ्लाइन इफेक्ट जो भी आप कहना चाहें, हिंदी में तो सही लिखना पॉसिबल नहीं है, इनका नाम अंग्रेज है। लाइन इफेक्ट में लिख दे रही हूं, प्रभाव। ये कहते हैं कि हर 10 साल में जो जनरेशन है उसका एवरेज आईक्यू बढ़ता जाता है। यानी हम जब देखते हैं कि हमारी पहली जनरेशन शायद जो काम आज के बच्चे 15 साल में कर रहे हैं वो 25 में या एटलीस्ट 20 में कर पाते थे, है ना। हम देखते हैं आज छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल का बच्चा भी फोन चला पा रहा है। आपने फोन चलाना ही मुश्किल से बाद में सीखा था क्योंकि वो आया ही बाद में था। यानी जो नई जनरेशन होती है, यानी जो नई जनरेशन होती है वो बेटर होती है पुरानी जनरेशन से बुद्धि के मामले में भी। यानी हर 10 साल में एवरेज आईक्यू स्कोर इंप्रूव हो जाता है ना। एवरी डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल, ठीक है ना। एवरी डेकेड वी सी इंप्रूव्ड आईक्यू स्कोर्स। मतलब जो हमसे पहली पीढ़ी थी उससे ज्यादा बेटर, यानी हर 10 साल में अगर आप देखें, आज हम कहते हैं आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूट्रिशन से लेके टेक्नोलॉजी से लेके आपकी जो हम कहें ट्रेनिंग से लेके हर चीज बेटर है। जो काम पहले जिसमें बहुत तामझाम लगता था, आज वो काम चुटकियों में हो जाता है ना। भाई पहले अगर आप दुकान से जाकर के दूध लाते थे, अभी भी लाते होंगे कई लोग, या व्हाटएवर, कुछ काम के लिए आप जाते थे उसमें समय लगता था। आज आप एक फोन के क्लिक पे घर मंगा सकते हैं चीजें, और वो समय शायद अपने दिमाग को या अपनी समझ को बेहतर करने में लगा सकते हैं, ठीक है ना।
तो एवरी डेकेड वी सी इंप्रूव्ड आईक्यू स्कोर्स बिकॉज एजुकेशन बेटर हो रही है, न्यूट्रिशन बेटर हो रहा है, ट्रेनिंग बेटर हो रही है, हर एक चीज बेटर हो रही है। तो हर एक 10 साल में एवरेज बम्प आता है आईक्यू के स्कोर में, एक इंक्रीमेंट आता है ना, हर एक दशक में। ठीक, हर एक दशक में, 10 साल के समूह को दशक बोलते ना। एवरी 10 ईयर्स जो आईक्यू है वो स्कोर इंक्रीज होता है। एवरी 10 ईयर्स क्या होगा, आईक्यू स्कोर, जो पॉपुलेशन का आईक्यू है, जो एवरेज आईक्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात छोटी सी है, हिंदी वाले भी ध्यान रख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी ध्यान रख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक की बात को समझने में हो रहा हो तो आप बता दीजिए मुझे, है ना। हाँ देखो, अभी पठान बता रही है कि अभी अभी मैंने मोबाइल सीखा और मेरी बेटी कब से चला लेती है। ठीक, या बहुत सारी ऐसी चीजें अन्य हो सकती हैं। इसका रीजन मैंने आपको बताया। तो ये फ्लीन इफेक्ट है कि हर दशक में जनरेशन का आईक्यू बेटर हो रहा होता है। कोई कह रहा है डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बढ़ रहा है, बात बिल्कुल सही है आपकी साक्षी, लेकिन जिसको डिस्ट्रैक्ट होना था उसके पास पहले भी चीजें थी, है ना। तो हमें बच्चे में या व्यक्ति में चाह पैदा करनी है कि वो अपने लिए जिम्मेदारी लेना सीख सके और उसके अंदर एक वो एम्बिशन आ पाए कि उसे लाइफ में कुछ करना है ना। अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेंगी, पहले भी थी। पहले फिर अपॉर्चुनिटीज भी तो कम थी, अगर डिस्ट्रैक्शन कम थी तो अवसर भी तो लिमिटेड ही थे। अभी आप गांव में बैठे हो, शहर में बैठे हो, आपको 70 तरीके पता है किसी काम को करने के। ठीक है ना। अब जो लोग आईक्यू को लेकर दुखी है कि आईक्यू हम एकदम नहीं बढ़ा सकते अचानक से, और इंटेलिजेंस पे हेरिडिटी का बहुत प्रभाव होता है ना, बुद्धि पे हमारी, जो हमारे आईक्यू पे हमारी हेरिडिटी का काफी प्रभाव होता है। देखिए यहाँ पे सिंपल बात याद रखो, मान लिया आप आईक्यू बहुत ज्यादा स्कोर इंक्रीज नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन ये तो हमें पता है जितनी बुद्धि जितना आईक्यू हमारे पास है उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो व्यक्ति कर पाते हैं वो 3 से 6% भी नहीं है। मतलब हम अपनी बुद्धि का 6% भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हमें उस इस्तेमाल पे, वो हमारी जो समझ हर 10 साल में बेटर हो रही है, वो हम उसका इस्तेमाल कितना बढ़िया कर पा रहे हैं, हम इस दिमाग को चला कितना रहे हैं, है ना, उस चीज पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। हम मान लेते हैं जस्ट आईक्यू से होगा, जबकि हम अपने दिमाग का 90% से ज्यादा भाग तो यूज ही नहीं कर पाएंगे जीवन भर में, कितना भी यूज करें तो ये क्या हुआ, ये आईक्यू की प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत की प्रॉब्लम है। ठीक है ना। चलिए खैर, प्रतीक सभी समझा रही हूं, 1 मिनट में। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कोई कह रहा है रावंस मैट्रिक्स टेस्ट में कल्चर फ्री है और क्रिटिक में ये है कि वो कल्चर बायस है। देखो ज्यादातर जो टेस्ट हैं वो रेवंस मैट्रिक्स टेस्ट जो है एक्सेप्शन है, या ऐसे कुछ टेस्ट जो कल्चर का जिन पे प्रभाव नहीं पड़ता वो एक्सेप्शनल है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इन जनरल आईक्यू टेस्ट की, तो उनमें ये समस्या है कि वो किसी एक मुख्य धारा के कल्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अगर मैं कहूं तो वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बायस्ड हैं, या कल्चर बायस उनमें पाया जाता है। ठीक है ना। ऐसे कुछ ही टेस्ट हैं रेवंस मैट्रिक्स टेस्ट जैसे, जो कल्चर फ्री हैं, जो सांस्कृतिक रूप से तटस्थ हैं, मुक्त हैं। इसलिए मैंने लिखवाया, पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में। ठीक है ना। आलोचना भी आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हैं ज्यादातर जो आपके आईक्यू टेस्ट हैं, या कल्चर बायस उनमें पाया जाता है, तो वो प्योर नहीं हुए, पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं हुए कि वो कहीं भी पूरे दुनिया भर में से कोई भी व्यक्ति हो तो उसको क्या कर पाए, सही से उसका आईक्यू स्कोर बता पाए। फ्लीन इफेक्ट ये कहता है कि हर 10 साल में जो जनरेशन का या लोगों का जो एवरेज आईक्यू है वो बेहतर हो रहा होता है, आईक्यू इंक्रीज हो रहा है ऑन एन एवरेज। एक दिन में इंक्रीज नहीं होगा, डेकेड्स में कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। परिणीता, सेम व्यक्ति का आईक्यू नहीं, हर एक नई जनरेशन या 10 सालों के दौरान एक दिन में आईक्यू स्कोर नहीं होगा कि आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता, थोड़े थोड़े चेंजेस आ पाते हैं। ठीक है ना। यहां पे तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज, क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्पैक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक
कंडीशंस ऑन आईक्यू, ऑन आईक्यू। क्या जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है बच्चों की वो आईक्यू को प्रभावित करती है? मतलब जिस समाज जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सामाजिक आर्थिक सामाजिक सामाजिक आर्थिक स्थिति का बुद्धि लब्धि आईक्यू पर प्रभाव, यस और नो? बताओ, यस और नो, बताइए फटाफट से। ये बफरिंग की समस्या देखो, मैंने बोला हुआ है अपने इंटरनेट वाले व्यक्ति को, वो एक आध दिन में आके ना ये चेक करा जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चेक कराना भी जरूरी है। मिनिमम कुछ नहीं यार, थी 21 साल के आसपास हो गया आई थिंक। देखो एक बार बताओ मैम। यस मैम, बिकॉज हम ह्यूमन आर सोशल एनिमल। देखिए सिर्फ समाज नहीं है, यहाँ पे आर्थिक स्थिति की भी बात हो रही है। चलो बात ठीक है आपकी। आईक्यू ज्यादातर हेरिडिटी से प्रभावित होता है श्वेता, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो सारे फैक्टर्स प्रभावित करेंगे। बिल्कुल सही बात है। यस लिख रहे हैं आप में से सारे लोग। मीनाक्षी मैं बता चुकी हूँ इसको। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है कि जब आप अलग अलग बच्चे के लेवल, उसकी डिफिकल्टी लेवल, उसकी एबिलिटी के अनुसार अपने टीचिंग लर्निंग को, अपने मेथड्स को, अपने स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, तो यही डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है कि आप इंस्ट्रक्शन को यानी पढ़ाने को डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दैट्स इट। आरती सरोज कह रही है यस मैम। मॉक टेस्ट मिल चुके होंगे आपको पीडीएफ में अब तक, है ना? उनका प्रिंट लीजिए आराम से और घर पे बैठ के उनको कीजिए, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है इस बार, तो हम ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया। नहीं हो रही बफरिंग यार। आईक्यू टेस्ट मैंने लिया नहीं है, बट हाँ एवरेज से ऊपर ही होगा, एवरेज तो होगा ही एटलीस्ट। इसमें होता क्या है, कई बार कुछ आईक्यू टेस्ट में या ज्यादातर आईक्यू टेस्ट में लॉजिकल एबिलिटी ये लोग चेक करते हैं, तो जिसका अगर मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो ज्यादा संभावना है कि उसका स्कोर भी बेटर आ जाए, है ना? तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो गार्डनर की थियरी में आगे पढ़ेंगे, वो तो मानते ही नहीं है आईक्यू को। नॉट टू मच, क्योंकि सुविधा मिलती है। ये बहुत अच्छी बात कही सरिता आपने, एकदम परफेक्ट बात। सुविधाओं की वजह से, अपॉर्चुनिटीज की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, एजुकेशन की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग रन में। अगर हम देखें आईक्यू पर किस सामाजिक आर्थिक स्थिति से बच्चा आ रहा है, प्रभाव पड़ेगा, तो हम कहेंगे यस, है ना? आज की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये मानती है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है बच्चे का, वो प्रभावित कर सकता है उसके आईक्यू को। हम देखते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल जो देश में कहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ बढ़िया स्कूल है ना? दिल्ली में ऐसे कुछ स्कूल हैं, आप देखेंगे बहुत सारे जो है एथलीट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए फॉर दैट मैटर, या फिर अगर हम देखें कितने सारे पॉलिटिशियन हैं जो आपको मिल जाएंगे कि उनका बैकग्राउंड जो है, कितने सारे तो नहीं बट हाँ कुछ लोग, या इन जनरल भी अगर हम देखते हैं कि इस कॉलेज से लोग अच्छा कर पा रहे हैं, है ना? तो जिस समाज और जिस संस्कृति का या आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है हमारे आईक्यू पे, बट ये एक दिन में नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसका आईक्यू कम ही होगा। ये नहीं मान लेना है कि जो बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है तो उसका तो आईक्यू कम होगा, ऐसा नहीं है। बात यह है अगर बेटर मिल पाए तो उस चीज का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, है ना? बिल्कुल पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि लॉन्ग रन में यदि अच्छी सुविधाएं, अच्छी एजुकेशन, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को, तो बेहतरी की संभावना पैदा हो जाती है उसके आईक्यू से लेके, उसके एजुकेशन से लेके, उसके इंटेलिजेंस के लेवल तक, है ना? नहीं ऐसा नहीं है कि बच्चा लेट जा रहा है तो आईक्यू पे प्रभाव पड़ेगा, इतनी छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होता। और बात रही सोशियो इकोनॉमिक की भी, तो इस आधार पे हम कभी भी बच्चे को ये नहीं कहते अगर ऐसा ही होता कि हर गरीब बच्चे का आईक्यू कम है, ऐसा भी नहीं मान लेना है। बात यह है कि हो सकता है उसका आईक्यू और बेहतर हो सकता था, या उसका जो इंटेलिजेंस का स्तर है वो बेटर हो सकता था। भाई एक बच्चा जिसको मैथ्स में दिक्कत हुई, मैथ्स का ट्यूशन मिल गया, वर्ल्ड की बेस्ट क्लास सर्विसेज मिल रही हैं पढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एक बच्चे के पास लिमिटेड रिसोर्सेज रह गए, है ना? फिर आगे आने वाली जनरेशन का भी उस चीज पर प्रभाव पड़ेगा। तो आईक्यू एक दिन का खेल नहीं है, ये जनरेशन पे जाके प्रभाव
दिखता है असलियत में। तो हम ये कहेंगे कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसका वो आईक्यू को इम्पैक्ट करती है, स्पेशली लॉन्ग रन में, 10 साल में, 20 साल में, है ना। ठीक है ना। हाँ, मैं ले लूंगी यार आईक्यू टेस्ट, अभी थोड़ा सा बिजी हूं, है ना। अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा तो ऑफकोर्स फिर आगे आने वाली जनरेशन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो नॉर्मल और एवरेज आईक्यू है 90 से 110। तो अगर हम बात करते हैं जीनियस की, जिसको हम गिफ्टेड कह रहे हैं कि भाई वो जल्दी समझ लेगा चीजें, है ना, फटाफट से सीख जाएगा, उसका मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती है, बोरियत हो जाती है उसको यदि आप चैलेंजिंग टास्क नहीं देंगे क्लासरूम में, तो ये क्या है 140 एंड अबव। कई बार इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 130 एंड अबव को भी गिफ्टेड मान लिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है बात। अभी मैं दिखाऊंगी, क्वेश्चन में कराऊंगी, डोंट वरी, वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाला भी कराऊंगी, डोंट वरी। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, ये है हमारी आईक्यू टेबल। अब अगर हम गिफ्टेड बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ी सी, तो गिफ्टेड बच्चा, वैसे तो गिफ्टेड बच्चे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो वो 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये बात हम, हाँ, गिफ्टेड चिल्ड्रन की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी हम क्या कह रहे हैं इसको, वैसे आपका ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है, बट आप ये मान के चलो गिफ्टेड बच्चा वो है जो, जिसका आईक्यू भी ज्यादा है ना, जो चीजों को जल्दी समझता है, जल्दी जानता है। ये सारी बातें, ये गिफ्टेड बच्चे के बारे में जो ज्यादा कहानी है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं रोक देते हैं। बट आप गिफ्टेड का आईक्यू ज्यादा होता है, ये बात मान लीजिए, 140 प्लस। और अगर पेपर में 140 प्लस का ऑप्शन ही ना हो, 130 ही हाईएस्ट हो, तो 130 लगा दीजिएगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वैसा भी हो जाता है। अब ये बेल कर्व कहते हैं इसको, या एनपीसी कह देते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, या बेल कर्व, क्योंकि इसकी शेप क्या है, बेल के जैसी है। बेल बोले तो घंटी, वो वाला बेल नहीं, जो बैलगाड़ी वाला बेल नहीं है। ये क्या है, घंटी। आपके घर में घंटी लगी हुई होगी, ऐसी होती है ना, प्रिंसिपल की टेबल पे भी होगी। ये क्या है, घंटी की शेप है। ठीक है ना, मेरी ड्राइंग का तो आपको पता ही है। तो ये बेल कर्व है। क्या है, बेल कर्व। ठीक, हाँ। अगर हम बात करते हैं एनपीसी की, या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है जिसमें बहुत, भाई कर्व या कोई भी स्टेट्स कैसे बनेगा, जिसमें बहुत सारी, क्योंकि इसकी बेल शेप है। तो अगर हम बात करें बहुत सारे लोगों का आईक्यू एक साथ रख के एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके एक टेबल या एक कर्व बनाया गया कि किसका आईक्यू, कितने % लोग कितने आईक्यू पे लाए करते हैं दुनिया में, है ना। टाइम निकाल के करिए मोनी दीपा, ठीक है ना। अगर हम बात करें, हो जाएगी वो भी अंजलि। अगर हम बात करें, बिल्कुल करेगा स्वाति, मॉक टेस्ट मिल गया आपको। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके, इन्होंने क्या किया, 55 आईक्यू से 70, 85, 100, 115, 130 और 140, यानी टोटल मिलाकर के 100 को तो हम 0 भी मान सकते हैं कि बेस लाइन लिया है। 100 तो एवरेज हो गया ना, तो इसको हम सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन 0 बोल देते हैं कि भाई ये तो 0 है, सेंटर है ये। क्योंकि अब 3 इधर और 3 इधर, इसको सिग्मा 1 -1 कह देते हैं। आपको पता ही है नंबर लाइन पे अगर इधर चलते हैं तो माइनस में हो जाती हैं चीजें। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन -2 कह देंगे, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन -3 कह देंगे। ठीक है जी, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 कह देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिन लोगों का आईक्यू 90 से 110 के बीच में है, यानी वो यहां कहीं आते होंगे इन दोनों के बीच में, 85 और 115 के बीच में। ठीक है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाएगी, 34% लोग होंगे और 34 ही इधर होंगे। ठीक, मतलब 90 से 110 आईक्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, या एवरेज आईक्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, एवरेज आईक्यू कितना होता है, 90 to 110, 90 से 109, 110 तक आपका औसत आईक्यू है, यानी आपका एवरेज है आईक्यू। यानी जितनी आपकी उम्र है उतना ही आपकी मेंटल एज है, मानसिक आयु भी उतनी है जितनी आपकी वास्तविक आयु है। तो कुल मिलाकर के 90 से 110 के बीच में आपकी जो है आईक्यू लाई करेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा मैथमेटिक्स जैसा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो औसत आईक्यू क्या है, 90 से 109 के बीच में। अब अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, जो 34% लोग इधर जो 90 से 100 के बीच में है, फिर 115 के बीच में, मतलब 90 से 110 के बीच में 68% लोग के आसपास, यानी मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है दुनिया में, उसका आईक्यू कितना है,
उसका आईक्यू है एवरेज, औसत। यानी क्लास में यदि 50 बच्चे हैं तो संभावना है कि 45 बच्चों का आईक्यू एवरेज होगा। सिर्फ 2-2.5% मतलब 1-2 बच्चे होंगे जिनका बिल्कुल लो आईक्यू होगा, और 1-2 ही % बच्चे होंगे जो एकदम गिफ्टेड होंगे, जिनका हाई आईक्यू होगा। यानी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एवरेज आईक्यू में ही लय करती है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लोगों के आईक्यू टेस्ट लिए होंगे, फिर एक टेबल बनाई, फिर उसके आधार पर कर्व बनाया। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, आपको बच्चे का आईक्यू टेस्ट नहीं करना जा करके, जरूरत पड़ने पे ही करवाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट से आप कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर हम बात करें, यहां पे ये देखा गया कि 70 से जो बॉर्डर लाइन थी उससे कम आईक्यू वाले लोग मुश्किल से 2% है ना। और 130 प्लस यानी जिसको हम गिफ्टेड कह रहे हैं, वो भी आईक्यू वाले लोग मुश्किल से 1 से 2% है। तो दुनिया में 1-2% लोग ही हैं जो गिफ्टेड हैं, जिनका दिमाग नेक्स्ट लेवल पे काम करता है, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो आपके साइंटिस्ट हो, चाहे वो आपके और भी बहुत सारे लोग इस तरह के हो सकते हैं जो कुछ डिफरेंट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं 1-2% लोग ही हैं, लेस देन 2% लोग ही हैं, 2% लोग ही हैं जो बिल्कुल रिटार्डेड हैं या जिनका आईक्यू लेवल जो है बॉर्डर लाइन से भी नीचे है। यानी ज्यादातर पॉपुलेशन अगर हम देखें तो बॉर्डर लाइन से लेकर के और गिफ्टेड के बीच में कहीं है, और उसमें से भी मेजॉरिटी जो मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो एवरेज आईक्यू रखती है। ठीक है ना। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। मैम राहुल गांधी का आईक्यू क्या होगा? ठीक ठाक आईक्यू उनका होगा शिवम, है ना। आईक्यू की प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ अगर आप देखेंगे तो। ठीक है ना। एक इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, बहुत सारी चीजें होती हैं। इट्स नॉट अबाउट आईक्यू ऑलवेज कि हमेशा आईक्यू की ही बात है, कोई व्यक्ति सही नहीं कर पा रहा जीवन में तो आईक्यू तो यार सबका एवरेज आईक्यू तो है ही एटलीस्ट, अगर देखा जाए। बहुत कम लोगों को छोड़ दें जो अपना भी ध्यान नहीं रख पा रहे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे। तो माय फादर यूज्ड टू से कि बेटा आईक्यू का ज्यादा अंतर नहीं होता, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। और वो बात कहीं ना कहीं जब मैंने ये पढ़ा एक टाइम के बाद, कुछ सालों पहले, तो समझ में आई कि हाँ सच में आईक्यू का ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क किसका है? आपका एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आपका ग्रूम करना, खुद पे काम करना। ठीक है ना। साइंटिस्ट देखो, कोई कह रहा संत लोगों किस में आते हैं? संत लोग हो सकता है भाई गिफ्टेड भी हो सकता है एवरेज भी हो कुछ लोग, है ना। लेकिन साइंटिस्ट के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कौटिल्य गिफ्टेड थे, ऑफकोर्स बुद्धा गिफ्टेड थे, या ऐसे लोग जिनके भी नाम आप सुनते हैं जो कुछ डिफरेंट करके गए। अब गिफ्टेड 3 प्रकार के होते हैं, उस पर हम आएंगे कब? इंक्लूसिव एजुकेशन में 3 प्रकार के गिफ्टेड होते हैं। एक तो गिफ्टेड होता है जिसका आईक्यू ज्यादा है, ये आपको जनरली कोई बताता नहीं है, बट सब बस ये मान लेते हैं कि आईक्यू ज्यादा है तो गिफ्टेड है। गिफ्टेड में 3 प्रकार आते हैं। जनरली होता है कि इंटेलेक्चुअली जो ब्राइट है, जिसका आईक्यू 130 प्लस है, उसको हम गिफ्टेड कह रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कोई क्रिएटिव है, एकदम डिफरेंट है, कोई टैलेंटेड है, लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है। तो ये 3 प्रकार होते हैं गिफ्टेड। तो हम यहाँ पे ये अंदाजा लगा पा रहे हैं इस बात से कि जो आपके ज्यादातर लोग कहाँ लाए कर रहे होंगे, ये आपके, अब इसको भी ध्यान में रखना, 100 आईक्यू वाले को हमने 0 पे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, 115 को 1, 130 यानी जो गिफ्टेड होगा वो इसके 3 के पार होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के पार है या 3 पे है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट आईक्यू का जो है जिक्र यही हुआ है। अब आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके हिसाब से आपको इस तरह से एक क्वेश्चन सीटेट में भी आ चुका है पहले, तो इसलिए ये करवाया जा रहा है। अदरवाइज जनरली एक ही बार आया है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, बाकी जगह तो आ ही जाता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिएगा, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट दीपिका। देखिएगा, कोई कह रहा है आईक्यू को अफेक्ट करते हैं जो आपके एक्सीडेंट्स हैं। देखिए, आईक्यू कहना गलत होगा, उसमें जब अभी गार्डनर की थ्योरी पढ़ेंगे, ब्रेन के किसी एक हिस्से पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, जिसमें मान लीजिए आपकी रीजनिंग एबिलिटी काम कर रही होगी, तो उस चीज से फिर आपकी इंटेलिजेंस प्रभावित हो जाएगी, है ना। आईक्यू कहना गलत होगा, ऑफकोर्स प्रभावित कर सकते हैं अगर ऐसे देखा जाएगा तो। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव है तो आईक्यू हाई ही होगा, बट हाँ एक एवरेज आईक्यू होना जरूरी होता है, लेकिन क्रिएटिव है तो हाई ही होगा, ये कहना गलत होगा। या हमेशा जिसका क्रिएटिव हाई है तो फायदा है, लेकिन जो व्यक्ति जिसका आईक्यू ज्यादा है वो क्रिएटिव ही होगा, ये भी कहना गलत है। यार एवरेज आईक्यू की जब हम बात कर रहे हैं ना कि हर 10 साल में इंक्रीज हो रहा है, सिंपल मतलब देख लीजिए ना आप, जब आज से 2 साल 5 साल पहले भी जिन जोक्स पे, जिन चीजों पे आपको हंसी आती थी, अगर आपने खुद पे काम किया होगा, अपनी समझ पे काम किया होगा, आज आपको उन चीजों पे हंसी नहीं आती। आपकी समझ बेहतर हुई है पहले से, क्योंकि रिसोर्सेज बेटर हुए हैं, बुक्स से लेके यूट्यूब आ गया, कितनी समझ लोगों की बढ़ी है यूट्यूब से भी, है ना। खराब भी हुई है, अब वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है।
2018 से 19, 18 का कर लो, 19 का, और दो ऑनलाइन पेपर हुए हैं वो कर लो, सीटेट के लिए इनफ हो जाए। सॉरी, देखिएगा, B++ भी के लिए भी कराऊंगी भाई पेपर, जो जो जिस एग्जाम का पास आएगा उसके प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी, प्रैक्टिस भी कराऊंगी। द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या है? हाई मोटिवेशन, हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी, तीनों का मिश्रण बीच में कहीं आ गया है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना, मतलब तीनों ही चीजें कॉमन है। तो ये व्यक्ति किस स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आएगा? जिसमें क्रिएटिविटी भी ज्यादा है, मोटिवेशन भी ज्यादा है ना, और इंटेलिजेंस भी ज्यादा है, बुद्धि का स्तर भी ज्यादा है। तो ये तीनों चीजें ज्यादा है, मतलब हाई मोटिवेशन यानी उच्च अभिप्रेरणा, अभी मैं इसको समझाऊंगी। तो ये बिटवीन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू 2 के बीच में होगा, 0 पे होगा, 0 पे होता तो 100 हो जाता, अभी बताया तो था। 2 से 3 के बीच में होगा, नहीं, फिर तो 115, 120 के आसपास, 30 के आसपास रह जाए। ये होगा आफ्टर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी वो बताया था ना, जो 135 के पार, तो वो फिर सिग्मा 3 बन रहा था ना। तो आफ्टर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा नहीं सॉरी, आफ्टर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं। ये गिफ्टेड का क्या है? एक लक्षण है। अच्छा, ये इस तरह से एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने गिफ्टेड बच्चे के लिए एक मॉडल दिया है, 3 रिंग मॉडल। इसको हम 3 रिंग मॉडल कहते हैं, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्होंने इसको एनपीसी को भी मर्ज कर दिया यहां, और 3 रिंग मॉडल को भी, इसलिए आपको कंफ्यूजन होगी यहां पे, ठीक है ना। 3 रिंग मॉडल, अब ये 3 रिंग मॉडल है क्या, समझते हैं। 3 रिंग मॉडल की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 रिंग होते हैं, यानी 3 गोले होते हैं, है ना। ओलंपिक्स में रिंग यूज किए जाते हैं, याद कीजिए, ठीक है। और आपका ये तो 3 रिंग्स हो गए, ठीक है ना। ये हम क्यों बनाए? जब हमारे पास ये अवेलेबल हो सकते हैं तो, क्या कहते हो, ठीक है ना। एक रिंग, दूसरा रिंग कहीं और बना दे। अच्छा, एक ही रिंग बन पाएगा क्या एक समय पे? ठीक है ना। ओ, एक मिनट, ठीक है। दूसरा रिंग, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, और आपके सामने है थर्ड रिंग। ये 3 रिंग मॉडल है, 3 रिंग तो चाहिए ही होंगे, है ना, 3 रिंग, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 3 रिंग हो गए यहाँ पे, ठीक। 3 रिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे हाई एबिलिटी, ACC से याद रखना होता है ये, हाई एबिलिटी यानी उच्च क्षमता। क्या है? उच्च क्षमता। एबिलिटी का मतलब क्षमता ज्यादा होगी, जिसमें किसी काम को करने की, जल्दी सीख लेगा, जल्दी समझ लेगा, है ना, बाकी लोगों से जल्दी समझ में आ जाता है। दूसरा क्या है? हाई क्रिएटिविटी, यानी कुछ नया करने की क्षमता भी है। 3 प्रकार के गिफ्टेड बताए थे ना अभी आपको। उच्च सृजनात्मकता या रचनात्मकता, यानी कुछ नया करने की भी क्षमता ज्यादा है, सृजनात्मकता। और थर्ड है आपका हाई कमिटमेंट। हाई कमिटमेंट, कमिटमेंट बोले तो उच्च, इसको आप निश्चयबद्धता कह लीजिए, दृढ़ता कह लीजिए, है ना, ठीक है जी। तो उच्च दृढ़ता हो गई, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी वाला एग्जांपल याद कीजिए, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब कोई काम पे जब ये लग जाते हैं तो तब तक नहीं खत्म करते, जब तक उसको पार ना पालें उसका, या फिर जीत ना जाए। तो 3 रिंग मॉडल किसने दिया है? रेंजोली ने। रेंजोली नाम के व्यक्ति हैं, रेंजोली। उन्होंने कहा है एक व्यक्ति गिफ्टेड होगा यदि वो इन तीनों में कॉमन है, मतलब ये तीनों चीजें उसके अंदर यदि हैं तो वो गिफ्टेड कहलाएगा। कैसे कहलाएगा गिफ्टेड? क्योंकि उसमें ये तीनों ही चीजें पाई जाएंगी। तीनों चीजें कौन सी आएंगी उस पे भी, है ना, मतलब जिसमें हाई एबिलिटी भी है, हाई क्रिएटिविटी भी है, और हाई क्या है? कमिटमेंट भी है, कि जब तक
किसी काम को पूरा नहीं करते तब तक छोड़ते नहीं है उस काम को। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका, ये व्यक्ति क्या हुआ, गिफ्टेड हो गया। क्या हो गया, गिफ्टेड हो गया, यानी बुद्धिशील हो गया अगर मैं कहूं तो, प्रतिभाशाली हो गया, जिसमें ये तीनों चीजें हैं। प्रतिभाशाली, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो आफ्टर 3 तो चला ही गया, ऊपर से ये गिफ्टेड हो गया। क्यों? हाँ, कोई एक दो चीजें डोमिनेंट हो सकती हैं, बट क्रिएटिव है, यानी रचनात्मकता है उसमें, कुछ नया करने की क्षमता, हर चीज को जल्दी सीख लेता है दूसरों से, कमिटमेंट, उच्च दृढ़ता, यानी छोड़ता नहीं है चीज को बीच में जब मुश्किल होती है तो। हाँ सही बोल रहे हो कोमल। कोई कह रहा है इतना स्लो पढ़ने में मजा नहीं आता, बहुत जल्दी चलते हो। हाँ देखिएगा, तो ये ACC से इसका शॉर्ट फॉर्म है जो आप याद रख सकते हैं, यानी हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। ठीक है, ये ACC मुझे ऐसा याद है कि मैंने आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बताया था। हाई एबिलिटी मतलब हर बच्चा क्यूरियस होता है, एबिलिटी टू लर्न होती है और क्रिएटिविटी रखता है। ठीक है ना भाई, तीनों में एबिलिटी होनी चाहिए, ये तीनों चीजें कॉमन होनी चाहिए। अब ये कम ज्यादा हो सकती है, क्रिएटिविटी भी चाहिए, लेकिन ये हाई होगी तभी तो गिफ्टेड कहलाएगा, नहीं तो नॉर्मल बच्चा हो गया फिर। ठीक है ना, तो इसलिए भी ये चीज हमें ध्यान रखनी थी यहाँ कि आफ्टर 3 क्यों आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 भी है, यानी हाई एबिलिटी भी है, क्रिएटिविटी भी है और क्या है आपका, कमिटमेंट भी है। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि का, किसने डेवलप किया था, यानी बुद्धि लब्धि की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। वो अलग ACC है, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला ACC है, ये मैंने आपको रेंजोली में याद रखने के लिए ACC बताया। दो अलग कॉन्सेप्ट है, बस फंडा वही है, बात वही है, घुमा फिरा के। बताइए, एक प्रकार है क्रिएटिव गिफ्टेड का। अगर कोई कह रहा था ना कि क्रिएटिव को गिफ्टेड भी बोल सकते हैं क्या, तो वो क्रिएटिव का एक प्रकार है अगर देखा जाए तो। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? ए ये बात हमने डिस्कस की थी। ए जितने भी लोग कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं पूछा। IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था, टर्मन ने 1916 में फॉर्मूला रिवाइज किया। जब कॉन्सेप्ट ऑफ IQ पूछेगा तो ये फॉर्मूला की बात करेगा तो टर्मन। गाल्टन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंटेलिजेंस पे बात की। ठीक है ना, मेंटल एज की बात बिने ने की है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात बिने ने की है, बट ये वो व्यक्ति नहीं है 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण दिया। ठीक, तो ये स्टर्न इज द राइट आंसर। फॉर्मूला की बात होती तो टर्मन के साथ चले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए फटाफट से। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, किसने पहला बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया है, विकसित किया। कहां हुआ ये, फ्रांस में विकसित हुआ। किसके द्वारा हुआ ये भी बताएंगे आप। हाँ ये करा था ना, बहुत बढ़िया। फटाफट से बताओ किसके द्वारा ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है विकसित किया गया। डेविड बैचलर नहीं, एल्फ्रेड बिने, जी हाँ है ना, एल्फ्रेड बिने, इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में 1904-05 में प्रतिपादित हुआ। इनके एक वो थे साथ में थियोडोर साइमन जो इनके सहभागी थे। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, और 1908 में इन्होंने मेंटल एज यानी मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। अब एक क्वेश्चन है IQ के फॉर्मूला से रिलेटेड, देखिएगा। अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर्स, यानी 16 साल का एक बच्चा है, स्कोर कितना करता है, 75 इन एन IQ टेस्ट। एक IQ टेस्ट में 75 स्कोर आया है। हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर्स, यानी हमें पता है IQ में 3 चीजें हैं। IQ के फॉर्मूला में, IQ का फॉर्मूला लिखिए, IQ इज इक्वल टू MA, मावा से भी याद रख सकते हो। मावा बोले तो मा मतलब मानसिक आयु, MA मेंटल एज, वा का मतलब वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज। तो CA MA अपॉन में CA इंटू 100। अब इसमें 3 चीजें हैं, मेंटल एज है, CA है और IQ है। हमें 2 चीजें दे देगा, एक पूछेगा। अब हमें मेंटल एज पूछी है हमसे, तो मेंटल एज तो हमें पता नहीं है, IQ हमें पता है। IQ टेस्ट कितना स्कोर किया, 75, यानी एवरेज से तो नीचे होगा, 90 से 110 के बीच में। 100 से यदि कम है IQ तो एवरेज से नीचे है, तो 75 IQ स्कोर है।
मेंटल एज पता नहीं है तो मेंटल एज को एज इट इज लिख देंगे, या एक्स मान सकते हो जिन लोगों को एक्स करके समझ में आता है ना। एक्स से वैसे भी जल्दी समझ में आती है लोगों को चीजें। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जितने साल का वो है 16 साल का। 100 से कर देंगे गुणा, और इससे आसान सवाल कहां से लाएं, है ना। इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता ही होगा 25 3 जा 25 30 होते हैं 75, और 25 चौका 100 होते हैं, यानी 25 4 जा 100 होते हैं। तो ये तो कट जाएगा, इतना तो पता ही हमें, नहीं तो इसको इधर ले आओ, खेल लो, कूद लो, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 से 4 बार चला जाएगा क्या, 16। अब ये इधर नीचे इधर ऊपर आ जाएगा, तो 3 into 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम में आप लिख के रखेंगे, और एम में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना गणित हमें सबको आता है, नहीं आता है तो इतना हम सीख लेंगे, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो 12 साल जो है मेंटल एज है व्यक्ति की। वैसे वो 16 साल का है, यानी 16 साल का होते हुए दिमाग उसका 12 साल पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब एवरेज आईक्यू से कम ही होगा, तभी तो 75 आईक्यू है ना। जितने साल का है उससे नीचे काम कर रहा है दिमाग। बात क्लियर है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होता है, पढ़िएगा जरा, फटाफट से पढ़िए और जवाब दीजिए। ए डी मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं आप लोग, देखिए समझते हैं। इसी पे बात करने की बात हुई थी। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली एंड द अदर बाय अ पुअर फैमिली। आफ्टर 1 year, which one of the following may be most likely observed about their IQ scores? यानी कि दो समान रूप से जुड़वा बच्चे या आइडेंटिकल ट्विंस जो एकदम एक जैसे दिखते हैं, जुड़वा हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जितना ही लगभग आईक्यू स्कोर होगा, एक मतलब एक ही जैसे हैं वो दिखने में भी, जेंडर में भी, सब कुछ। एक बच्चे को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है जो फैमिली ए है, जो कि रिच फैमिली है ना, रिच है। दूसरा बच्चा है जिसको बी फैमिली या बी बच्चे को एक पुअर फैमिली क्या कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, गरीब परिवार। बात सही है या नहीं है। 1 साल बाद दोनों के आईक्यू में क्या अंतर होगा। हाँ, कोई कह रहा है अडॉप्ट करने से आईक्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें ये तो पता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस प्रभावित करता है आईक्यू को। देखो प्रॉब्लम यहाँ 1 साल की है, 1 year में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है 10 साल में अंतर नजर आ जाए। क्यों, क्योंकि जो रिच फैमिली के पास बच्चा रहेगा उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, हर एक सुविधा ज्यादा मिलेगी, अच्छे स्कूल में भेजा जाएगा, तो उसके इंटेलिजेंस के स्तर में प्रभाव पड़ सकता है, उसकी समझ में प्रभाव पड़ सकता है। 1 साल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो 10 साल में, क्योंकि हम क्लीन इफेक्ट पढ़ रहे थे, एटलीस्ट 10 साल लगते हैं, एक दिन में आईक्यू परिवर्तित नहीं होता, और बहुत ज्यादा तो परिवर्तित वैसे भी नहीं होता। द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर फैमिली। वो बच्चा जो अमीर परिवार के साथ है
उसका आईक्यू का स्कोर ज्यादा हो जाएगा, दूसरे बच्चे का कम हो जाएगा। ये कहना एकदम गलत है, क्योंकि 1 साल का समय है, कोई अंतर खास नहीं आ सकता। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, ये बात एकदम सही है, दोनों का स्कोर बराबर आएगा आईक्यू टेस्ट में, क्योंकि आईक्यू जो है जेनेटिक्स से ज्यादा प्रभावित होता है, और दूसरा 1 साल में कोई तीर नहीं मार लिए जाएंगे। फिर आता है सी ऑप्शन, द बॉय विद पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली। ये भी कहना गलत होगा, गरीब परिवार का बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा। सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द आईक्यू स्कोर, ये भी हम आज के समय में नहीं कह सकते, पहले हमें लगता था बहुत पुराने समय में, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जो रिसर्च है वो एकदम लेटेस्ट रिसर्च आई है, वो ये मानती है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव आपके आईक्यू पे पड़ता है। हो सकता है बहुत पुराना, आप मेरा कम से कम कुछ 7 साल पुराना, 5 साल पुराना वीडियो देखें तो कहीं पे हमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मान लिया हो कि जी फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है, लेटेस्ट रिसर्च है। बहुत बढ़िया, अरुणा कह रही है फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, लॉन्ग रन में आईक्यू स्कोर बेटर हो सकता है उस बच्चे का जो रिच फैमिली के साथ है, संभावना है, या फिर डिपेंड करेगा वो तो किस तरह का माहौल दोनों में से किसको मिला है ना। कोई स्कॉलरशिप मिल गई अगर गरीब परिवार वाले बच्चे को भी, तो फर्क पड़ेगा। 10 साल में हम कह सकते हैं कि कुछ अंतर आ सकता था। तो बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, बराबर स्कोर आने वाला है अभी। एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू टेंड्स टू डैश देयर सेल्फ एस्टीम एंड डैश एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी अपनी बुद्धि के आधार पे, यानी आईक्यू के आधार पे विभिन्न समूहों में बांट दिया आपने बच्चे को, ये एवरेज है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। इससे उसके आत्मसम्मान के, एक तो अगर जिसका आईक्यू कम है वो कहेगा, सोचेगा यार मैं तो हुई इडियट, मेरा क्या ही होगा, है ना। और दूसरा जो एकेडमिक प्रदर्शन है, यानी वो जो परफॉर्म कर सकता था, क्योंकि उसने ऐसा मान लिया कि मैं तो यार खराब ही हूं, तो जो उसकी परफॉर्मेंस थी उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है ना। तो हम यहाँ पे नेगेटिव बात करेंगे कि नेगेटिवली प्रभावित करेगा बच्चे की सेल्फ एस्टीम को भी, और डिक्रीज ही होगा उसका परफॉर्मेंस भी, क्योंकि जब उसकी सेल्फ एस्टीम क्या होता है, खुद में भरोसा कि आई कैन डू इट, या फिर मैं बेटर कर सकता हूं। तो अगर हम इस हिसाब से इस श्रेणी में बांट बांट के ही काम करेंगे, इसका इतना आईक्यू है, ये परफेक्ट बच्चा है, लेबल करने वाली बात है, और लेबल हमें साइकोलॉजी में या पेडागोजी में बच्चे को नहीं करना होता, उस पर ठप्पा नहीं लगाना होता, तो ये क्या है, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीज होगा उससे उसका सेल्फ बिलीफ भी और उसकी परफॉर्मेंस भी। अब ये मत कहिएगा गिफ्टेड बच्चे का तो सुधर जाएगा, वो 2 बच्चों के लिए नहीं है, इन जनरल बात हो रही है। हो सकता है गिफ्टेड बच्चा भी मेहनत करना बंद कर दे, मैं तो हुई इंटेलिजेंट, ठीक है ना। अब ये एक सिंगल फैक्टर थियरी है एल्फ्रेड बिने की, बस थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, है ना, कुछ इसमें अलग नहीं है। इन्होंने कहा यूनिफैक्टर या सिंगल फैक्टर, यानी बुद्धि क्या है, एक तत्व है, बुद्धि एक सिंगल एबिलिटी है, क्या है, सिंगल एंटिटी है बुद्धि, एक तत्व है, यही सब कुछ होता है। कोई अगर मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो म्यूजिक में भी होना चाहिए, म्यूजिक में है तो साइंस में भी होगा, यानी जो बुद्धिमान है वो हर जगह बुद्धिमान है। इस थियरी को बाद में बहुत गंदे तरीके से धुला गया, इसका आज कोई भी अस्तित्व बचता नहीं है, बट ये मानते थे एल्फ्रेड बिने कि एक सिंगल एबिलिटी, एक जनरल एबिलिटी है, एक लॉजिकल एबिलिटी होती है जो हर काम में काम आएगी, अगर बुद्धिमान है तो हर चीज में बुद्धिमान है। तो ये सिंगल फैक्टर है, बुद्धि एक सिंगल फैक्टर है, ऐसा माना जाता था प्रीवियसली, और एल्फ्रेड बिने ने ये सिद्धांत दिया है यूनिफैक्टर का, जो कि ध्वस्त हो चुका है समय के साथ, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बची है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। फिर आता है 2 फैक्टर थियरी का सिद्धांत, जो कि हम कल करने वाले हैं, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे पहले में ए क्यों नहीं होगा अभी बता देती हूँ, क्यों नहीं होगा ये, डोंट वरी। देखो, ए कह रहा है कि जो सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो जाएगी अगर आप बच्चों को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, नहीं होगी ना, सिर्फ गिफ्टेड बच्चे के बारे में थोड़ी बात हो रही है। और सेल्फ एस्टीम किसने कहा इंक्रीज ही होगी, यहाँ पे लेबलिंग में गिफ्टेड तो 1% बच्चा होगा, उस 1% के लिए बाकी सबकी बैंड बजा देंगे हम, नहीं, तो इंक्रीज नहीं होगी, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज नहीं होती ठप्पा लगाने से। हाँ देखो, अब रितेश कह रहे हैं ब्रेकअप हो गया, वो मुझे चीट करके किसी और के पास चली गई, ऐसा लगता है मर जाऊं। 9 साल का रिलेशन था, 9 मिनट में नहीं लगा मैडम, 9 मिनट नहीं लगा मुझे छोड़ने के लिए, उससे मैं बीएड तक करवा रहा था, एडमिशन कराई और वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई। मैम उसे मैं आपका क्लास टचेस भी करता था, मैम चाहता हूँ मैम आप उसे थोड़ा समझाओ, आपके बात वो जरूर मानेगी। डैश नाम था, नाम नहीं लूंगी किसी का, था एन
नाम है, हम उसका, आप थोड़ा समझाइए मैम, आपका हमेशा आभारी रहूंगा। रितेश, समझाने से बातें बनती नहीं है, इंसान खुद ही रियलाइज करता है और वो खुद ही ऐसी चीजें भी करता है। और क्यों रोना है आपको ऐसे व्यक्ति के पीछे कि जो, देखो, जिस दिन जिसका जहां से पता लग जाए वहीं से चीजें छोड़ के आगे निकल जाना चाहिए, है ना। 19 साल बाद पता लगता, 9 साल बाद पता लग गया, अच्छा है ना। और जिसको रियलाइज होना होता है वो हो जाता है। जीवन अपना किसी भी एक इंसान पे, एक चीज पे, एक जॉब पे, कोई भी एक चीज दुनिया की आपका जीवन नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिए। मुश्किल होता है ऐसा टाइम, ऑफ कोर्स, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल लग रहा होगा आपको, लाइफ में मीनिंग नजर नहीं आता, है ना। तो अपने लाइफ आपकी किससे चलेगी? एक जॉब से चलेगी या किसी एक काम से चलेगी, जिस भी चीज के लिए आप पैशनेट हैं, या फिर एक रोजगार तो चाहिए हमें सबसे पहले। तो उस चीज की तरफ आप अभी करिए फोकस, है ना। जिसको रहना है लाइफ में आपकी वो नहीं जा सकता, और जिसको जाना है आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सरेंडर करके और अपना रास्ता अलग कर लेना होता है। बार बार उस चीज में पैर फंसा कर, कीचड़ में पैर नहीं मारते रहना होता, उस चीज से निकल जाना ही बेटर होता है। फिर समय लगेगा, कहना आसान होता है, लेकिन अपनी एनर्जी अपनी हेल्थ पे, किताबें पढ़ने पे, अपने करियर की तरफ लगाइए, है ना। और थोड़ा थोड़ा दुखी हो लीजिए कभी कभी, कुछ और तरीके ढूंढिए अपनी एनर्जी को कहीं और लगाने के, बजाय कि इस चीज पे बैठ के ये सोचने के। और अभी भी मनाने वाली बात, बच्चा थोड़ी है यार कोई, इस चीज को आप इतना हल्के में नहीं ले सकते हैं, इस चीज को आपको छोड़ के निकल जाना चाहिए। खैर, आज के लिए यही ज्ञान काफी है ना। ध्यान रखिए अपना। यूट्यूब पे मिलेंगे यार, 9 बजे मिलेंगे, 9:15, ठीक है। कल मिलेंगे और 7 बजे शाम को डिस्कस करेंगे। कोई कह रहा है सारे लोगों की कमेंट पढ़ लेते हो, ये क्लास खत्म होने वाली थी, लास्ट कमेंट इनका नजर आ गया इतना बड़ा सा, और मुझे लगा काफी दुखी नजर आ रहे हैं, मैंने ले लिया है। अदरवाइज सारे कमेंट्स तो नहीं ले पाती हूँ, और मैं बैच में तो इग्नोर ही करती हूँ या अवॉइड ही करती हूँ कि इस तरह के कमेंट्स लिए जाए। हम संडे वार्ता में ही बातें करें तो अच्छा है, बट ये हम सबके लिए जरूरी है। जब आपके लिए प्यार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है तो अपना करियर क्यों नहीं है उतना ही महत्वपूर्ण है। तो एक चीज के जाने पे दूसरी थोड़ी छोड़ी जाएगी, दूसरी चीज पे बल्कि डबल एनर्जी लगाई जाएगी, क्योंकि अब तो यहाँ से भी टाइम आपका फ्री है, ठीक है ना। कोई कह रहा है दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लीजिए, गरिमा कह रही है। गरिमा, इतना इजी नहीं होता जब आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा की होती है किसी रिलेशन में, बट ठीक है, विद टाइम। अभी उस चीज पे फोकस ही क्यों करना है, बहुत लोग हैं दुनिया में, 8 कितना बिलियन लोग हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।